हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का यह डिमांड था कि आप जो है कि ये पुस्तक पुनीत राय की हम लोग को पढ़ाएं। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों हम एक जो है कि वीडियो मेरा आ चुका है, दूसरा वीडियो आज का है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, तो आप अवश्य देखें, फिर आएँ इस वीडियो पे, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम ये सारी पुस्तक और उनके रचनाकार को देख चुके थे। और हमने जो है कि आज हमें यहाँ से चलना है, यहाँ तक हम देख चुके हैं। जब पहला वीडियो आप देखेंगे ना, तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। औचित्य, विचार, चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचयिता क्षेमेंद्र हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ध्वन्यालोक की टीका, ध्वन्यालोक लोचन, ध्यान दीजिएगा, ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता कौन है, तो ये अभिनव गुप्त है। अब आपसे पूछा जाएगा ध्वन्यालोक लोचन जो टीका है ये किस कवि की रचना पे है, तो ध्वन्यालोक की टीका जो रचना है ये ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता अभिनव गुप्त हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भामा एक अलंकारवादी आचार्य हैं। कैसे आचार्य हैं? अलंकारवादी। तो भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण टीका के रचयिता कौन है? आपसे प्रश्न बनेगा कि भामा विवरण टीका के रचयिता हैं, तो आप भामा समझ के भामा नहीं लगाइएगा, यहाँ पे आपको उद्भट लगाना होगा। ठीक है, अभिनव गुप्त के नाट्यशास्त्र की अभिनव भारती टीका के रचयिता कौन है? तो ये अभिनव गुप्त के आप देखेंगे तो अभिनव गुप्त जी हैं। या भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की अभिनव भारती टीका, इनके नाट्यशास्त्र की जो रचना है इनकी, उसी पे इन्होंने अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती टीका लिखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि अभिनव गुप्त की जो ये टीका लिखी हुई है ये किस रचना की यह टीका है, तो आप बताएंगे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की जो रचना है उसका यह टीका है। आगे चलेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य तो आप सभी जानते हैं, ये भरत मुनि हैं। आगे चलें। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थिनी कहते हैं कला को। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यह पंक्ति किसकी है। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थिनी करते कला की व्यथा ही, तो ये दोनों पंक्ति मिला के ये किसकी है, तो आप बताइएगा मैथिली शरण गुप्त की। आगे चलेंगे और आगे देखिए, आपने यहाँ तक देख लिया फर्स्ट वीडियो में, यहाँ तक आप देख चुके, तो आप ध्यान देंगे तो हम आगे चलेंगे और इसके अंतर्गत आप यहाँ से चलिएगा। साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत, मतलब साहित्य के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या बोले हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है साहित्य को उपयोगितावादी। क्या बोला है? उपयोगितावादी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काव्य प्रयोजन संबंधी मंतव्य है, मतलब क्या माने हैं काव्य के प्रयोजन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखेंगे इन्होंने आपके साहित्य और समाज को जोड़ने का बहुत अच्छा काम किया। इनको हम मानवतावादी कहते हैं। जब आप बच्चन सिंह की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे बच्चन सिंह ने लिखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद का जो कला और समाज की जो संवेदना थी, ये तो प्रभावित थे संस्कृत के आचार्य जो है कालिदास से, लेकिन फिर इनमें जो चीज़ें और दिखती हैं वो दिखती हैं आप जब देखेंगे तो जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हजारी प्रसाद का जो काव्य प्रयोजन संबंधी मत है तो ये मानवतावाद का है। ठीक है, और ये ज़्यादातर प्रभावित संस्कृत आचार्य जो है कि उनसे थे, कालिदास जी से थे। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। कैसी है? संस्कृत निष्ठ हिंदी है इनकी। जब आप बहुत सारे निबंध पढ़ेंगे ना तो भी आप देख पाएंगे, इनका बहुत सारा निबंध लगा हुआ है आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, तो ध्यान से पढ़ें ताकि आप इन्हें समझ पाएँ। एग्जाम में यहाँ से कूट वाले प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है वहाँ से कूट वाले प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन मानते हैं, तो कौन मानते हैं? काव्य अनुभूति। आपसे पूछा जाएगा आत्मा अनुभूति को काव्य के प्रयोजन मानते हैं, तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इनके भी कथन बहुत सारे आते हैं। आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन मानते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र। थोड़ा सा अंतर है, ये दोनों कथन आप अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, कि काव्यानुभूति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन मानते हैं, तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ अनुभूति है, यहाँ आत्मा अभिव्यक्ति है, यही एक अंतर है, छोटा सा अंतर है, आत्मा भी व्यक्ति।
तो को काव्य का जो है कि प्रयोजन मानते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। तीनों आप बहुत बारीक अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हम आपको बता देंगे, आप उन्हें नोट डाउन कीजिएगा। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियां किस रीतिकालीन कवि की है? तो एक लहै तप पुंजन को फल, जो तुलसी सूर गुसाई, एक लहै वसु संपत के सौ भूषण ज्यों वर वीर बड़ाई, एकन को जस ही सो प्रयोजन, है रस खान रहीम किनाई, दास कवित ने की चर्चा बहुवंत कि सुख देती सगाई। तो आप यहाँ पे देखेंगे तुलसी शब्द आया हुआ है। ऐसे आप ऑप्शन में तुलसीदास को पक्का रखेगा जब ये पंक्ति पूछी जाएगी, लेकिन आपको ध्यान देना है ये जो है कि भिखारी दास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो ध्यान दीजिए, ये भिखारी दास की पंक्ति है। वो भी कहाँ से लिए? इनकी रचना है काव्य निर्णय, वहां से ये पंक्ति ली हुई है। रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य हैं। तो कौन से आचार्य हैं? तो कुलपति मिश्र। ठीक है। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? हजारों बार पूछा हुआ ये प्रश्न है दोस्तों। तो ये कहा जाता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, इसे पंचम वेद कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सारे वेद है ना, 4 वेद थे। तो 5वां वेद किसे मान लिया गया? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। ठीक है, क्योंकि जो इनका संगीत वाला वेद है तो वो नाट्य शास्त्र से कुछ मिलता जुलता है, इसलिए इसे पंचम वेद कहा जाता है। वहाँ से ऋग्वेद की जो चौथा वेद है वहाँ से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र कुछ चीज़ें ली हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल रीति काव्य। आप अपने डायरी में रीति काव्य रीति संप्रदाय डालिएगा, वहाँ के फैक्ट इंपॉर्टेंट आप लिखिएगा। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य तो सब जानते हैं वामन, इन्हें मिलाने के लिए आता है, इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब रीति आत्मा काव्य ये भी मिलाने के लिए बार बार आता है। रीति को रीति काव्य की आत्मा है। रीति क्या है? काव्य की आत्मा है। किस परिपाटी पे आप लिख रहे हैं? रीति से मतलब ये है उस समय का सिचुएशन क्या था, क्या समाज की दिक्कतें थी, किस जैसे आप देखेंगे आचार्य जो है कि रीतिकाल के कभी एक पैटर्न पे लिख रहे थे, लेकिन वहीं पे भूषण जी आए, उन्होंने वीर रचनाएं कर दी, तो थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न को चेंज करने का कार्य किया। इसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, आदिकाल में वीरता पे ही सारी रचनाएं लिखी जा रही थी, वीरता पे। लेकिन जब आपका भक्ति काल आया तो थोड़ा वीरता को हट के भगवान में लोगों की रुचियां बढ़ने लगी। इसकी वजह रीति काल आया तो इसमें क्या हो, राजा का ही गुणगान करना है, राजा कैसे लड़ता है, उसकी वीरता का गान कर रहे थे। लेकिन वहीं पे आपके आगे जो रीति पे वीरता रीति काल में वीरता पे वर्णन नहीं हो रही थी, श्रृंगार पे वर्णन था। नायिका के नेत्रों का वर्णन, तो नायिका के चलने का, तो उसकी कटी का, बहुत सारा घनानंद को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो है कि वर्णन किए गए। लेकिन वहीं पे जब आए भूषण वीर काव्य में रचनाएं कर दी, थोड़े से अलग हो गए, उस परिपाटी से थोड़ा सा अलग उन्होंने कार्य किया। तो बार बार पूछा जाता है कि भूषण जो है कि कैसी रचनाएं करते थे, तो वीर प्रधान रचनाएं करते थे। लेकिन थे ये रीतिकालीन जो है कि रीतिकाल के कवि थे, लेकिन उन्होंने रचना थोड़ा लीक से हट के किया। वहीं पे यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि वामन जी कह रहे हैं कि रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। रीति आत्मा काव्य, रीति काव्य की आत्मा है। क्या है? काव्य की आत्मा है। ठीक है। विशिष्ट पद रचना रीति कथन वामन। भरत ने नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उपयोग किया है। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। उन्होंने भारतवर्ष में प्रचलित 4 प्रवृत्तियां जैसे अवंती, दक्षिणार्त्या, पांचाली, गौड़मादी। आप इतिहास जब पढ़े होंगे तो ये सब उस समय 16 जनपदों के, ये जो है कि 16 जनपदों में ये सब आने वाले राज्य थे उस समय के, छोटे छोटे, जहाँ पे अनेक राजा जो है कि अपना कार्यभार संभालते थे, कार्य को करते थे, वही को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो भारतवर्ष में 4 प्रवृत्तियाँ थीं। कैसी प्रवृत्तियाँ थी? कौन कौन 4 थी? अवंती, दक्षिणा, पांचाली और मागधी। वर्णन किया जाता है जो पश्चिम, आप ध्यान दीजिए, जो पश्चिम, दक्षिण, मध्य एवं उड़ीसा में मगध प्रचलित है। मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसमें आपने चाणक्य को पढ़ा होगा, आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य को। खासकर जब आप जयशंकर प्रसाद का एक नाटक पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बाणभट्ट ने अपने समय में प्रचलित 4 दिशाओं की 4 शैलियों का उल्लेख किया है। 4 दिशा जैसे हो गया ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि बाणभट्ट ने अपने समय प्रचलित 4 दिशाओं की 4 शैलियों का उल्लेख किया था। ठीक, आगे चलते हैं। उनके अनुसार
उनके अनुसार देखिए उदिच जो उत्तर निवासी, श्लेष को और प्रतीच्छ लोग, अर्धमात्र का अर्थ गौरव। दक्षिणार्थ में अब आप देखेंगे ऐसे कर बना लीजिए। अब देखिए उत्तर को क्या माने हैं उदिच्य, और निवासी श्लेष को, ठीक है, उत्तर भारत के जो निवासी थे उन्हें उन निवासी को क्या मानते थे उदिच्य, और प्रतीच्छ लोग अर्थमात्र के गौरव थे। क्या थे? अर्थमात्र के गौरव। और उत्तर के बाद आप दक्षिण में जब आएंगे तो उत्पेक्षा को एवं गौड़ को, पूर्वी लोगों को क्या मान दिए? पूर्वी लोगों को अक्षरा डंबर को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने देखेंगे, आप ध्यान दीजिए, उन्होंने इन 4 शैलियों के एकत्र उपयोग को काव्य कहा। ठीक है, काव्य के लिए श्रेष्ठ माना। वचन विन्यास क्रमो रीति उक्ति किसकी मतलब किसका कथन है? तो ये बताइएगा राजशेखर का। भामनीय काव्यालंकार में 2 प्रकार के जो है कि भामने जो रीति को माने थे, 2 प्रकार की रीति के माने थे भामर जी। और उसमें कहाँ माने थे आपसे प्रश्न बनेगा, तो काव्यालंकार में कौन कौन सी 2 प्रमुख रीतियां भामन जो है कि ये जो है कि माने थे दंडी। तो ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम किस आचार्य ने रीति में, 1 मिनट ऊपर चला गया, देखते, हाँ यहाँ पे है। भामने काव्यालंकार में 2 प्रमुख रीति माने थे। कौन थी? एक वैदर्भी, एक गौड़ी। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है और कई बार टीजीटी के में आया हुआ प्रश्न है। उन्होंने दोनों का वर्णन रीति के अर्थ में न कर काव्य भेद के अर्थ में किया। उन्होंने वैदर्भ और गौड़ को पार्थक्य को अनावश्यक माना। पार्थक्य को क्या माने थे? अनावश्यक माने थे, ध्यान दीजिए। और इसको पार्थक्य को अनावश्यक माने थे, इसको वैदर्भी और गौड़ी रीति को क्या माने थे? रीति माने थे। कहाँ माने थे, किस रचना के अंतर्गत इन्होंने माना है? तो आप बताइए, काव्यालंकार में। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम किस आलोचक ने रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित करते हुए प्रत्येक कवि को अपनी विशिष्ट रीति होने का विचार व्यक्त किया? तो ये भी दंडी थे। गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य, ये भी दंडी हैं। आचार्य दंडी ने श्लेष, ध्यान दें, श्लेष यहाँ पे आप देखिए, श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, क्रांति, समाधि को वैदर्भ रीति का मार्ग माना। मार्ग का मतलब रास्ता माना है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, माना है। गौड़ी मार्ग में अब आपने देखा यहाँ पे श्लेष जो है कि यहाँ पे वैदर्भी रीति में माने, तो गौड़ी मार्ग में किसको माने? गौड़ी मार्ग में इन गुणों का अभाव रहता है। अनुप्रास एवं अर्थालंकार डंबर को उन्होंने गौड़ी मार्ग की विशेषता माना है, ठीक है। और उसे देखेंगे तो पौरुषत्य काव्य पद्धति के नाम से भी अभिहित किया गया है। अब एक प्रश्न आपसे यहाँ बनेगा, अभी आपने देखा कि रीति को आचार्य भामन ने 2 प्रकार से माना था। अब वामन जी कितने मान रहे हैं? आचार्य वामन रीति की संख्या कितनी मानी है? 3। यही 3 साहित्य शास्त्र में, हिंदी साहित्य शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। वामन के अनुसार अर्थ गुणों के कारण ही रीति उत्कृष्ट होती है। रीति त्रय में उन्होंने वैदर्भी रीति को उत्तम माना है। किसको उत्तम माना है? तो वैदर्भी को, ठीक है, ये वैदर्भी है, इन्हें उत्तम माना है। वामन के अनुसार वैदर्भी उत्तर रीति है, क्योंकि गौड़ी में वैदर्भी के समान गुण रहते हैं, उनमें माधुर्य और सकुमार का अभाव रहता है। गौड़ी में समास बाहुल्य एवं उज्ज्वल पदत्व का सन्निवेश होता है, और पांचाली में माधुर्य एवं सकुमार गुण होते हैं। इनमें ओज और क्रांति का अभाव होता है। ओज मतलब जो वीरता से भरी रचनाएं कर दिया जाता है, जैसे कि इन्होंने किया है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये जो है कि रानी लक्ष्मीबाई पे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे वही आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे। एक बार वामन की इस रीति को दोबारा पढ़ लीजिए, मतलब किस लिए वो माने हैं। वामन के अनुसार वैदर्भी उत्तम रीति है। गौड़ी में वैदर्भी के समग्र गुण रहते हैं, उनमें माधुर्य और सुकुमार का अभाव रहता है। गौड़ी में समास बाहुल्य एवं उज्ज्वल पदत्व का सन्निवेश होता है। पांचाली में माधुर्य और सुकुमार गुण होते हैं, इनमें ओज और क्रांति का अभाव होता है, मतलब ऐसी रचना नहीं होती जिसे हमने अभी बोला है सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे चलते हैं।
वामन ने किस रीति को उत्तम माना है? तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा प्रश्न बनेगा, और फैक्ट याद है तो कर पाएंगे, नहीं तो फिर ये प्रश्न आपको परेशान करेगा। ध्यान दीजिए। तो वैदर्भी रीति को, रीति के भौगोलिक तत्व को हटाकर उनका संबंध रस के साथ स्थापित कर तथा विषय भेद या वर्ण के औचित्य के आधार पर रीतियों का नियोजन करने वाले आचार्य हैं। तो ये कौन से आचार्य हैं? रुद्रट। लौटीय नामक चतुर्थ रीति माने हैं। अब ये प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट हो गया ना आपके लिए, ध्यान दीजिए। लाटीय नामक चतुर्थ रीति की उद्भावना कर रीति की संख्या 4 कर दी गई। पहला वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटिया। करने वाले आचार्य तो रुद्रट हैं। ठीक है, अभी तक ऊपर भामन ने 2, और इसके बाद आपने देखा यहाँ पे जो है वामन ने 3 माना। अब ये कौन है भाई? ये जो है कि रुद्रट जी 4 मान रहे हैं। कौन कौन सी आपने देख लिया? 4 में वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऐसे नाम लिख के कितने कितने किसने माने हैं, यही मिलान करने के लिए आपसे आएगा एग्जाम में। चलिए आगे चलेंगे। रुद्रट ने रीति का स्वरूप निर्धारण गुण के आधार पर न कर जो है कि किस आधार पर किए हैं? गुण के आधार पर न करके किस आधार पर किए? तो पदों की समस्तता एवं असमस्तता के आधार पर। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। रसानुकूलता की दृष्टि से रुद्रट के अनुसार प्रयाण, करुण, भयानक और अद्भुत रसों में वैदर्भी एवं पंचाली रीति का तथा रौद्र रस में लाटी एवं गौड़ी रीति का प्रयोग होता है। तो श्रृंगार रस में वैदर्भी और पांचाली रीति का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस में वैदर्भी और पांचाली रीति का प्रयोग होता है। किस आचार्य ने रीति को संघटना की संज्ञा प्रदान करते हुए उसे रस, ध्वनि आदि काव्य के आत्मा भूत तत्वों का उपकारक स्वीकार किया है? तो ये है आनंद वर्धक। किस आचार्य ने रीति को रस का उपकारक मानकर उसके 4 नियामक किए हैं? वक्रोक्ति, चित्य, वाक्योचित्य, विषयोचित्य, रसोचित्य। ध्यान दीजिए, वक्त्रोचित्य, अवाक्योचित्र और विषयोचित्र, रसोचित्र। ये कौन माने हैं? आनंदवर्धन। जब आप किसी भी ध्वनि को सुनते हैं ना, ध्वनिवादी आचार्य हैं आचार्य आनंदवर्धन। तो ऐसे ही तो इसमें आप जो है जब आप सुनते हैं तो आपको क्या होता है? खुशी महसूस होती है। तो ऐसे याद कर लीजिए। आनंदवर्धन रीति संगठना के स्वरूप का आधार मानते हैं तो समास को मानते हैं। ठीक है, आनंदवर्धन के अनुसार रीति 4 होती है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक ऊपर थे आपके रुद्रट, इन्होंने भी 4 माना है। अब इनको आप जब नोट डाउन कर लेंगे अपनी डायरी में तो आप बहुत अच्छे से वैदर्भी और गौड़ी, पंचाली, लाटिया माने थे। अब ये भी 4 मान रहे हैं। अभी तो एक लोग 2 माने, एक लोग 3 माने, और जो 3 माने वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन यह प्रश्न आपसे बनेगा और टीजीटी के एग्जाम में बना, हायर में भी यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपके बता रहे हैं ना, आनंदवर्धन, 1 मिनट, आनंदवर्धन के अनुसार रीति के कितने नियामक हैं? तो 4। ध्यान दीजिए, सॉरी दोस्तों, थोड़ा उच्चारण में दिक्कत हो रही है। वक्त्रोचित्य, वाच्योचित्र, विषयोचित्र, रसोचित्र। ठीक है, आप आगे चलेंगे। अवंतिका एवं मागधी दोनों, जैसे ये भारत का आप देखेंगे ना, तो 1 मिनट हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे ही तो सबसे पहले चाणक्य जी बहुत परिश्रम करके इन सब चीज़ों को सुधारने का कार्य किए थे। 1 मिनट, हम आगे चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए, सारा इतिहास से जुड़ा हुआ सारी चीज़ें हैं। अब आप ध्यान देंगे तो सब चीज़ समझ पाएंगे। अवंतिका एवं मागधी नामक 2 नवीन रीतियां की उद्भावना किस आचार्य ने किया? तो ये भोज ने किया था, राजा भोज। ठीक है, इनकी एक उक्ति आपने सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये भोज थे। भोज के बारे में पढ़िए कभी समय मिले, बहुत ये नेक इंसान थे। चलिए, भोज ने कितनी रीतियों का निरूपण किया? तो वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटिया, अवंतिका, मागधी। कितनी की है टोटल? अब आप देख पा रहे होंगे 6। भोज के रीति वर्गीकरण का आधार क्या था? ये प्रश्न आपसे बनेगा। तो गुण एवं समास। मम्मट के उद्भट की वृत्तियों और वामन की रीतियों में एक रूपता स्थापित कर उपनागरिका
पुरुषा एवं कोमल वृत्ति का उल्लेख किया गया है और बताया है कि वामनादि ने इन्हें ही वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली कहा है। किसको कहा है? तो ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा परीक्षा के हिसाब से। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वामन जो थे, मम्मट ने उद्भट की वृत्तियों और वामन की रीतियों में एक रूपता स्थापित कर उपनागरिका, पुरुषा एवं कोमला वृत्ति का उल्लेख किया और बताया कि वामनादि ने इसे वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली कहा। क्या क्या कहा? ध्यान दे, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी कहा। मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक किसे माना? तो वर्ण गुम्फ को। विश्वनाथ ने रीति की संख्या मानी 4, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटिका। विश्वनाथ ने रीति को विभाजन किस आधार पर किए? तो वर्ण सगुम्फन के आधार पर। किसके आधार पर? वर्ण सगुम्फन के आधार पर। आगे चलते हैं और देखते हैं। माधुरी गुण व्यंजक ललित रचना को कौन सी रीति कहते हैं? तो वैदर्भी रीति कहते हैं। कैसी रीति कहते हैं? तो वैदर्भी रीति कहते हैं। ओजो गुण व्यंजक समास बहुल रचना में कौन सी रीति होती है? जहाँ पे ओज बाहुल्य होता है वहाँ पे गौड़ी रीति होती है। वैदर्भी एवं गौड़ी की अंतराल वर्तिनी रीति जिसमें माधुरी एवं सुकुमार दोनों गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पांचाली कहते हैं। याद रखिए, माधुरी और ओज, सुकुमार, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। वैदर्भी एवं गौड़ी की अंतराल वर्तिनी रीति जिसमें माधुरी एवं सुकुमार गुण दोनों पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पांचाली रीति। ठीक है। वैदर्भी एवं पांचाली के मध्य की रचना को कौन सी रीति कहते हैं? तो लाटी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? लाटी या लाटिका या। ठीक है, लाटी या लाटिया दोनों ऑप्शन में मिल सकता है, आप लगाइएगा। आचार्यों ने काव्य के बहिरंग एवं अंतरंग, देह और आत्मा के आधार पर भारतीय साहित्य शास्त्र सिद्धांत का वर्गीकरण करते हुए अलंकार रीति एवं वक्रोक्ति को देहवादी तथा रस, ध्वनि एवं औचित्य को आत्मावादी सिद्धांत या संप्रदाय कहा है। ध्यान दें, तो देहवादी तो अलंकार रीति एवं वक्रोक्ति, आत्मावादी रस, ध्वनि, औचित्य। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे बताइएगा। रीति सिद्धांत की दुर्बलता क्या है? तो आप बताएंगे भाव तत्व को गौण एवं रमणीय तत्व को अधिक महत्व देना। ये क्या हो जाएगा? रीति की दुर्बलता हो जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रीति तक, और इसके बाद कल के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति संप्रदाय। आज हमने पढ़ा था। अब आप ध्यान दीजिए, एक प्रश्न और यहाँ से लीजिए आप। रीति सिद्धांत की उपलब्धियां, शैली तत्व को महत्व देना। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध। आपने देखा दोस्तों, हम वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास पुनीत राय की यह पुस्तक से आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। वामन का जो है कि सिद्धांत है उसे रीति सिद्धांत को आपने देखा। इसके बाद आप बहुत सारे कथन देखे किनके अनुसार कितनी रीतियां मानी गई हैं, किनकी कौन सी सबने माना है, किन में किन सी विभिन्नताएं हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों वक्रोक्ति संप्रदाय से। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वक्रोक्ति संप्रदाय के साथ। वीडियो व्याख्यान आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो समस्त पुस्तक का वीडियो आपके लिए बना पाऊँ दोस्तों, क्योंकि पुस्तक थोड़ा काफ़ी हैवी है, तो हमें कोशिश करना होगा कि हम पूरा करें पुस्तक। पूरा यदि हम कर पाएँ, आप एक कमेंट करेंगे तो मैं मोटिवेट होके अवश्य करूँगी। बस धन्यवाद दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक्स।